मुगल उर्दू, हिंदी और बंगाली जबान में मंगोल को कहा जाता है। अरबी जबान में चूंकि हर्फ गाफ नहीं है और गाफ का मुतबादिल जीम या फिर गैन इस्तेमाल होता है, तो इसी वजह से अरबों ने मंगोलों को मगोल लिखा और बरसगीर के लोगों ने मुगल लिखा। सूखे गोश्त और दूध पे गुजारा करने वाली मंगोल कौम के बारे में तारीख ने लिखा है कि जब वो मंगोलिया से निकले तो अपने आगे आने वाली हर कौम उस सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मंगोल मैदान जंग में घोड़े की नंगी पीठ पे बैठे बैठे प्यास लगने पर खंजर घोड़े की पीठ में ही पेवस्त करके उसका खून पी के प्यास बुझा लेते थे। माहिर तीर अंदाज ऐसे थे कि भागते घोड़ों पे बैठे बैठे ही दुश्मनों पे तीर बरसाते थे। मंगोल कौम के सरदार चंगेज खान ने फतुहात का जो सिलसिला शुरू किया था, उसकी मौत के बाद उसके पोते हलाकू खान ने उस सिलसिले को उरूज पे पहुंचाया। इन गैर मुहज्जिब, वहशी और इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले हुक्मरानों ने आधी से ज्यादा दुनिया को तबाही से दो चार कर दिया। लेकिन जब इन्हीं वहशियों की औलादें हिंदुस्तान की गद्दी की वारिस बनी तो उन्होंने हिंदुस्तान को तहजीब व तमद्दुन का गहवारा बना दिया। तारीख उनकी सल्तनत को मुगलिया सल्तनत के नाम से आज भी सुनहरे अल्फाज में याद करती है। उनकी इसी बेमिसाल तर्ज़ हुकूमत की वजह से ही हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया जाने लगा। सन 1526 से 1857 तक बरसगीर पर हुकूमत करने वाली मुगलिया सल्तनत कैसे वजूद में आई, कैसे बामे उरूज पे पहुंची और फिर कैसे तत्तर बत्तर हुई कि आज उसका जिक्र सिर्फ तारीख की किताबों में ही मिलता है। मैं हूँ आमना गुल और ट्रू इन्फो नेटवर्क की नई सीरीज मुगलिया सल्तनत में हम आपको इसी अजीमुशान सल्तनत की दास्तान का पहला हिस्सा मुगल सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी गई आज दिखाएंगे। 21 अप्रैल सन 1526 में दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर मौजूदा भारतीय रियासत हरियाणा के शहर पानीपत में एक बड़ी जंग हुई। एक तरफ पठानों का लोधी खानदान था जिसका सुल्तान इब्राहिम लोधी बादशाहत के उस सिलसिले का आखिरी ताजदार था जिसे सलातीने दिल्ली कहा जाता था। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का बड़ा बेटा था। बाप के बाद बादशाह बना। बाप दादा के बरक्स मिजाज का अक्खड़ और गुस्सीला था। सल्तनत के बेशतर उमरा उससे बेहद नाराज थे और दूसरी तरफ मुगलों का ज़हीरुद्दीन बाबर था जो कि अमीर तैमूर की औलाद में से था और उसकी माँ कतलग निगार खानम चंगेज खान की नस्ल से थी। यानी माँ और बाप दोनों तरफ से ही उसे जंगजू फितरत विरसे में मिली थी और उसकी रगों में दो बड़े फातिहीन का खून था। उसका पैदाइशी नाम ज़हीरुद्दीन था और माँ प्यार से उसे बाबर कहती थी। उसका बाप उमर शेख मिर्जा फरगाना तुर्किस्तान का हाकिम था जो कि अब मौजूदा उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। ज़हीरुद्दीन बाबर 12 वर्ष का था कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। चचा और मामों ने शोरिश बर्पा कर दी जिसकी वजह से वो 11 वर्ष तक परेशान हाल रहा। कभी तो वो तख्त पर काबिज होता और कभी भागकर जंगलों में रूपोश हो जाता। बाबर ने सन 1504 ईस्वी में बल्ख और काबुल को फतह किया और यूं अफगानिस्तान का हाकिम बना। अफगानिस्तान का हाकिम बनते ही उसने इर्द गिर्द के इलाके भी फतह करना शुरू कर दिए। हिंदुस्तान पे ये उसका 5वां हमला था। एक तरफ सुल्तान इब्राहिम लोधी की फौज 1 लाख जवानों और 1000 हाथियों पर मुश्तमिल थी तो दूसरी तरफ बाबर की फौज में सिर्फ 12,000 सिपाही थे। मगर बाबर मुतमईन था क्योंकि उसके पास एक ऐसा हथियार था जिसे उसके दुश्मनों ने कभी देखा भी न था। बाबर खुद भी एक तजर्बेकार सिपहसालार और फन्ने हर्ब से अच्छी तरह वाकिफ नौजवान था। बाबर ये अच्छी तरह से जानता था कि इब्राहिम लोधी की इतनी बड़ी फौज को आसानी से शिकस्त नहीं दी जा सकती। इसके लिए बाबर ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन के लिए एक जाल बिछाया। तारीख लिखती है कि बाबर ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया था और इन सब की हिफाजत के लिए रुकावटें खड़ी कर दी।
अपनी फौज के एक हिस्से को उसने पानीपत शहर की आड़ में खड़ा किया ताकि दुश्मन उस पर डायरेक्ट हमला न कर सके। फौज के दूसरे हिस्से के गिर्द उसने एक खंदक खुदवा दी और फौज के तीसरे हिस्से के आगे उसने लकड़ी के छकड़े खड़े कर दिए और उन्हें आपस में रस्सियों से मजबूती से बांध दिया गया। इन छकड़ों के पीछे उसने अपने माहिर तीरंदाज और बंदूक बरदार खड़े किए और इन तीर अंदाजों और बंदूक बरदारों के पीछे उसने अपना सबसे बेहतरीन हथियार खड़ा कर दिया और ये बेहतरीन हथियार था तो जी हाँ, तारीख में लिखा गया है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ही वो पहला शख्स था जिसने बड़े सगीर में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया। उसके पास 12 तोपें थीं जिन्हें उसने लकड़ी के छकड़ों की आड़ में कुछ इस तरह खड़ा किया ताकि ना तो कोई उन्हें देख सके और ना ही कोई उन्हें निशाना बना सके। दूसरी जानिब दुश्मन को ये अंदाजा ही नहीं था कि ये हथियार कितनी तबाही ला सकता है, क्योंकि दुश्मन इस हथियार के बारे में कुछ नहीं जानता था। इब्राहिम लोदी जब अपनी फौज के साथ मैदान जंग में उतरा तो बाबर पहले ही अपना जाल बिछा चुका था। इब्राहिम लोदी ने जब देखा कि दुश्मन तादाद में बहुत ही कम है तो उसने अपनी फौज को खुलेआम हमले का हुक्म दे दिया। सबसे पहले जब 1000 के करीब हाथी आगे बढ़े तो बाबर की फौज ने तोपों से उन पे गोले दागे। तोपों की घन गरज से हाथी इतना खौफजदा हुए कि उल्टे पैरों वापस भागे और अपने ही हजारों सिपाहियों को कुचल के रख दिया। इसके साथ ही बाबर ने अपने माहिर घुड़सवारों के साथ पूरी ताकत के साथ दुश्मन पे हमला कर दिया। ये हमला इतना जबरदस्त था कि इब्राहिम लोदी की फौज में भगदड़ मच गई। जब सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बाजी हाथ से निकलते देखी तो अपने खास दस्तों के साथ उसने बाबर की फौज पे हमला किया, लेकिन सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने खास दस्तों के साथ मारा गया। यूं पानीपत की पहली लड़ाई में फतह पाने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी। ये सल्तनत 300 बरस से जायद अरसे तक कायम रही। बाबर पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसने हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे हाजिरी दी। दिल्ली की जामे मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया, जिसके बाद बाबर आगरा पहुंचा। ज़हीरुद्दीन बाबर की हुकूमत काबुल से बंगाल तक और हिमालय से ग्वालियर तक कैसे फैली, बाबर का तर्ज हुक्मरानी कैसा था, दौरे बाबरी में क्या क्या नई इस्लाहात हुई और ऐन जवानी में बाबर की मौत कैसे हुई, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन मुगल सल्तनत की अगली किस्त में।